तो समान अध्ययन में हम लोग आज देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1। ठीक है, ये प्रैक्टिस बुक है बीपीएससी के द्वारा जो एईडीओ के जितने विद्यार्थी फॉर्म फिलअप किए हुए हैं या फिर बीपीएससी 72वीं बीपीएससी के लिए जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए जो है ये समान अध्ययन के जो क्लास है या प्रैक्टिस जो बुक चलाई जा रही है इस चैनल पे सबके लिए उपयोगी है। तो आज जो है पहला प्रैक्टिस सेट होगा, इसका सिलेबस यहाँ पे है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, और हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए पहला प्रैक्टिस सेट। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न करें कि कुम्हार स्थल जो है संबंधित है, विकल्प दिया है पाटलिपुत्र से या चंपा से या फिर अंग से या फिर राजगीर से। अच्छा, इसके पीछे जो है 70 नंबर का हिंदी क्लास जो है आपका पहला प्रैक्टिस सेट अभी चला है 3 PM से, ध्यान रखिएगा 3 PM से चल रहा है और ये क्लास आपके 6 PM से आ रही है। तो डेली आपका यही टाइमिंग होगा, ये टाइम अपना रूटीन में डाल दीजिए। डेली एक प्रैक्टिस सेट आपको क्या करना है, देखना है एग्जाम तक। इसके अलावा जो है जितने भी जैसे ज्ञान बिंदु हो गया, केजीएस हो गया और एडिटोरिया हो गया, इसके द्वारा जो प्रैक्टिस सेट आया है उसका भी मैं इसी पे कराने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। चलिए, तो प्रश्न क्या हमने पूछा था कि कुम्हार स्थल जो है संबंधित है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए विकल्प हो जाएगा, पाटलिपुत्र हो जाएगा। दूसरा प्रश्न करें कि भारत सरकार का वित्तीय वर्ष चलता है, तो भारत सरकार का वित्तीय वर्ष चलता है, विकल्प दिया है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, दूसरा दिया है 1 मार्च से 28-29 फरवरी और 1 अप्रैल से 31 मार्च, और डी में दिया है 1 फरवरी से 31 जनवरी तक। इसका सही आंसर हो जाएगा सी विकल्प हो जाएगा, 1 अप्रैल से जो है 31 मार्च तक चलता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संशोधन, भारतीय संविधान में जो है ठीक ना संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था। तो भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार जो है कब जोड़ा गया था। विकल्प दिया 1 अप्रैल 2010, 1 अगस्त 2010, 1 अक्टूबर 2010, 1 दिसंबर 2010। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1 अक्टूबर 2010, यानी कि 1 अक्टूबर 2010 को भारतीय संविधान में जो है संशोधन करके शिक्षा का अधिकार को जोड़ा गया था। और ये भी याद रखिएगा कि संसद के द्वारा जो है 4 अगस्त 2009 को इसको मंजूरी प्रदान की गई थी। चलिए, अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के अनुसार जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न, अच्छा ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये जो अनुच्छेद 352 है ये किन किन आधारों पर लगाई जा सकती है, आपातकाल यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो याद रखिएगा युद्ध, ठीक ना, और बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में यह राष्ट्रीय आपातकाल लगाई जा सकती है। अगला प्रश्न है कि जिस तारामंडल के तारे जो है ध्रुव तारों की ओर संकेत करते हैं वह है, तो ध्रुव तारों की ओर संकेत करते हैं वह कौन सा है, तो वह है आपका सप्तऋषि। याद रखना है, सप्तऋषि वह तारामंडल है जो ध्रुवों की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल के क्रम में जो है भारत के 3 बड़े राज्य हैं, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जो है क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रारंभिक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है। भारत का प्रारंभिक इतिहास लेखन का पुस्तक का जो है लेखक जो है V.A. स्मिथ हैं। कौन है, सॉरी V.A. स्मिथ, डी विकल्प क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा V.A. स्मिथ भारत का प्रारंभिक इतिहास पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार प्रदेश जो है में तेजी से विकास करने वाला उद्योग है। तो बिहार प्रदेश में तेजी से विकास करने वाला उद्योग जो है आपका खाद्य प्रसंस्करण है, दुग्ध उत्पादन है, चीनी है, ठीक ना, ये जो है यानी कि 1 से अधिक होगा। ठीक ना, तो ई विकल्प क्या होगा, सही हो जाएगा। चूँकि हम जानते हैं बिहार जो है कृषि पर 80% निर्भर है, इसलिए कृषि आधारित उद्योग बिहार में सबसे अधिक है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बिहार में जो है 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था। तो किसने किया था, याद रखना है मद्रास यूनुस ने, सॉरी मोहम्मद यूनुस, माफ़ कीजिएगा, मोहम्मद यूनुस ने जो है बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पटना लॉन्ग का जो है गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया। ठीक है ना, तो इसका नामकरण जो है भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर की गई थी। तो डी विकल्प क्या होगा, सही आंसर होगा, यानी भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर जो है पटना लॉन्ग का जो है गांधी मैदान के रूप में नामकरण किया गया था। बिरसा मुंडा को जो है सोते हुए पकड़ा गया था। तो बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा गया था, तो 3 मार्च, याद रखना है
3 मार्च 1900 को, 3 मार्च 1900 को, चूँकि विकल्प में ये आपका नहीं है, ठीक ना, 1900 को विकल्प में ये नहीं है, तो इसलिए ई विकल्प क्या होगा, सही हो जाएगा। सब फरवरी फरवरी दिया हुआ है, इसलिए विकल्प में नहीं है, ठीक है। तो ई विकल्प होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। 3 मार्च 1900 को आपको याद रखना है। बिहार के चिरांद नामक पूरा स्थल की जो है प्राचीनतम संस्कृति है, प्राचीनतम संस्कृति है। तो इसका प्राचीनतम संस्कृति क्या है, याद रखिएगा, नौपाषाणिक संस्कृति। कौन सी, नौपाषाणिक संस्कृति जो है बिहार के चिरांद नामक पूरा स्थल का प्राचीनतम सांस्कृतिक है। ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी, किस महान संत ने की थी, याद रखना है, दरिया साहब ने किया था। किसने, दरिया साहब ने किया था। विकल्प याद रखिएगा, दरिया साहब जो है ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किए थे। अगला प्रश्न है, बिहार में तुर्क सत्ता का जो है वास्तविक संस्थापक कौन था। तो बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक जो है इब्न बख्तियार खिलजी को माना जाता है, ठीक है, इब्न बख्तियार खिलजी को। चलिए अगले प्रश्न को देख लीजिए। अगला प्रश्न करें कि भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन ईंधन जो है सेल फेरी बोट, जिसका उद्घाटन मार्च 2024 में प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया, किसके द्वारा विकसित की गई थी। तो ये विकसित किया गया था कोचिन शिपयार्ड के द्वारा, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा जो है भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी बोट, जिसका उद्घाटन मार्च 2024 में प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। अगला प्रश्न कि उत्तर भारत का जो है पहला मानव डीएनए बैंक 30 मार्च 2024 को कहाँ स्थापित किया गया। तो ये स्थापित किया गया है आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, ठीक है, BHU में, ठीक है। ये कहाँ है, तो यूपी में है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, वह एंजाइम जो हमारे मुंह में जो है भोजन के साथ मिलता है, वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है, तो ए माइलेज है। सी विकल्प इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लीची का खाद्य भाग है, लीची का खाद्य भाग कौन सा है। तो लीची के खाद्य भाग जो है एरिल कहलाता है। क्या कहलाता है, यानी खाने योग्य भाग जो है एरिल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में जो है प्रदीप्ति कालिता की खोज किसने खोज करने वाला है, यानी कि प्रदीप्ति कालिता की खोज किस करने वाला है पौधों में, ठीक ना। तो ये कौन किया था, ये किया था आपका गार्नर और एलार्ड ने किया था, गार्नर और एलार्ड ने किया था। एस्टोमेटा पत्तियों में जो है पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पौधे ग्रहण करते हैं। तो पौधे ग्रहण करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखिएगा। एस्टोमेटा पत्तियों की सतह पर जो है छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पौधे ग्रहण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सेरोलॉजी निम्न का जो है निम्न का अध्ययन है। सेरोलॉजी किसका अध्ययन है बताना है। तो सेरोलॉजी जो है छिपकलियों का अध्ययन को सेरोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि एक जो है जीवाणु की कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु निर्मित होंगे। तो 256, ये याद रखना है। अगला प्रश्न है कि पौधों एवं पशु कोशिका में जो है अंतर निम्न में से किस संरचना से स्पष्ट होता है। तो किस संरचना से स्पष्ट होता है, याद रखना है आपका कोशिका भीति से, कोशिका भीति से स्पष्ट होता है। अगला प्रश्न है कि कोल्ड कंडीशन में जो है स्थित नॉन डिकम्पोजेबल रहने वाले जो है आर्टिफिशियल स्वीटनर निम्नलिखित में से कौन सा है। आर्टिफिशियल स्वीटनर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो एस्पार्टेम, याद रखना है, एस्पार्टेम। सी विकल्प इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। कमरे के ताप पर जो है द्रव्य स्थिति में रहने वाले धातु का नाम बताइए। कमरे की स्थिति पर, तो इसका आंसर हो जाएगा पारा, ठीक है, याद रखिएगा पारा। लोहे का जो है विशुद्ध रूप क्या है। तो पीटवा लोहा जो है विशुद्ध रूप है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न को देख लीजिए क्या कह रहा है। 27 नंबर को देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम पूछा जा रहा है। तो ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। CaOC2 होता है, Cl2 होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, ठीक है, ये याद रखना है। निम्नलिखित में से किस तत्व की जो है परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है। किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है, लिथियम का, ये याद रखना है, ठीक है। फलों को ज़बरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से गैस का उपयोग किया जाता है। तो कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है फलों को ज़बरदस्ती पकाने के लिए, एथिलीन का, याद रखिएगा, एथिलीन का प्रयोग किया जाता है।
अगला प्रश्न है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जो है अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? तो यह उदासीन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है? उदासीन अभिक्रिया है, ये याद रखिएगा। सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं जब, अब चुंबकीय गुण कब खो देते हैं? तो जब गर्म किया जाता है तब। तो जब गर्म किया जाता है तो चुंबकीय गुण खो देते हैं, ये हो जाएगा डी आंसर। अगला प्रश्न है कि 50 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट के पर जो है स्केल में, अब बताना आपका कितना होगा, यानी 50 डिग्री सेल्सियस में दे दिया है और फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है। तो देखिए इसको निकालने के लिए सूत्र होता है, इसको आपको याद रखना है। ये सूत्र क्या है? तो C0/100, ठीक ना, बराबर F-32, ठीक ना, -32 बटा जो है 180। यहाँ पे सी के जगह पर सेल्सियस को रख दीजिएगा। आज जब हल कीजिएगा तो इसका सही आंसर आ जाएगा 122, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 40 डिग्री सेल्सियस का जो है मान फ़ारेनहाइट स्केल में है, तो ये जब इसको हल कीजिएगा सेम वही फार्मूला पर, तो 104 इसका क्या होगा? आंसर हो जाएगा 104 इसका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न के संघनन क्या है? तो संघनन क्या है? संघनन पूछा जा रहा है कि क्या है? तो संघनन जो है वाष्प का एक जो है वाष्प का द्रव्य में परिवर्तन है। वाष्प का द्रव्य में परिवर्तन है, तो सी विकल्प क्या होगा? सही है, आंसर हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि सोनार तकनीक का प्रयोग होता है। सोनार तकनीक का प्रयोग होता है, तो देखिए पानी के नीचे पहाड़ियों को पता लगाने में किया जाता है, हिमशैल का पता लगाने में भी किया जाता है, समुद्र की गहराई पता लगाने में किया जाता है। तो इनमें से तो ये सब होगा, ठीक ना। और देख लेते हैं, तो उपरोक्त में से एक से अधिक क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा, ये याद रखिएगा। एक से अधिक यानी कि डी विकल्प क्या होगा? सही आंसर। चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र पूछा जा रहा है कि क्या है चुंबकीय क्षेत्र? सदिश है, अदिश है, ठीक ना, क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सदिश है, ठीक ना। क्या है? सदिश है। अगला प्रश्न है कि हवा में जो है नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से जो है किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? याद रखना, हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सी विकल्प क्या होगा? सही आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति की जो है सफलता, हरित क्रांति की सफलता जो है निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है। तो बीजों की उच्च पैदावार किसमें? ये भी सही होगा। पर्याप्त सिंचाई सुविधा, ये भी सही होगा। रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक, ये भी सही होगा। तो इनमें से सभी होगा, तो डी विकल्प क्या होगा? सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, बिहार राज्य के शिशु मरणांक दर है, तो झारखंड से जो है अधिक है, तो ई विकल्प क्या होगा? सही होगा। अच्छा, झारखंड से कितना अधिक है? तो 10 अधिक है, याद रखिएगा, ठीक ना। झारखंड में जो है लिंगा जो मरणोपरांत के जो लिंग शिशु मरणांक दर जो है 48 है, और बिहार में कितना है? 58 है, इसलिए 10 क्या है? अधिक है। बिहार के इतिहास में पहली बार जो है राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया था, तो ये सुशील कुमार मोदी के द्वारा किया गया था, जब ये 2006-07 में क्या थे? उप मुख्यमंत्री थे और वित्त मंत्री थे। तो इन्हीं के द्वारा जो है पहली बार जो है बिहार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कर रहा है? राष्ट्रीय नियोजन में जो है रोलिंग प्लान, शब्दों पे गौर कीजिएगा, रोलिंग प्लान की जो है अवधारणा लागू की गई थी राष्ट्रीय नियोजन में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जनता सरकार के द्वारा ये किया गया था, याद रखिएगा, ठीक ना। तो राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी जनता सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है गरीबी का अंतरण दर्शाता है, गरीबी का अंतरण दर्शाता है, तो गरीबी रेखा और उस रेखा से नीचे रहने वाले सभी लोगों की वास्तविक आय और स्तर के बीच के अंतर को दर्शाता है। डी विकल्प क्या होगा? सही। बी विकल्प क्या होगा? सही आंसर होगा, ठीक है। नीति आयोग के अनुसार, यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है? नीति आयोग के अनुसार, नीति आयोग के अनुसार वर्ष 2021-22 में निम्न राज्यों में से किस एक में जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी कि MPI सबसे निम्न था? तो किस में सबसे निम्न था? तो देखिए इसमें देखा जाए तो मध्य प्रदेश में तो होगा नहीं, ठीक ना, उत्तर प्रदेश में भी नहीं होगा, उत्तर प्रदेश में नहीं होगा, कहाँ होगा? बिहार, मेघालय में भी नहीं होगा, बिहार होगा इसका सही आंसर, ठीक ना। इसका सही आंसर क्या होगा? बिहार हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 44 नंबर प्रश्न देख लीजिए। गरीबी रेखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो है सत्य नहीं है? पूछ रहा है कौन सा सत्य नहीं है। तो इसमें देखा जाए गरीबी रेखा के बारे में जो बात कर रहा है, NSSO के द्वारा जो है समय समय पर इसका अनुमान लगाया जाता है, तो ये सही है। भारत में स्वीकृत औसत कैलोरी आवश्यक प्रणाली आवश्यक जो है ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी है, ये भी क्या है? सही है। और सी में दिया है इसका अनुमान जो है आमतौर पर हर 5 साल पर लगाया जाता है, तो ये भी क्या है? आपका सही है। उपरोक्त में से एक से अधिक होगा, तो डी विकल्प क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अच्छा, इसमें इस सभी सही है। अच्छा, इसमें पूछा है कि सत्य नहीं है, तो ई विकल्प हो जाएगा, ठीक ना। सब तो सही है, ई कह रहा है कौन सत्य नहीं है, तो सब सही, तो इनमें से कोई नहीं होगा, तो ई विकल्प क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा, ये याद रखिएगा। चलिए, अब है कि इसमें पूछ रहा है क्या कि यदि किसी राज्य की जो है विधानसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर जो है पद त्याग चाहे तो अपना त्याग पत्र देना चाहिए, तो यानी कि वो किसको अपना त्याग पत्र देगा, तो सिंपल है, उपाध्यक्ष को देगा। किसको देगा, उपाध्यक्ष को देगा, ये याद रखिएगा। और ये किस में है, तो आर्टिकल 179 में इसकी व्याख्या की गई है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न कि विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है, विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है, तो 40 होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ उच्च न्यायालय की बात हो रही है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित करने की बात हो रही है, तो ये शक्ति जो है राष्ट्रपति में है। किसमें है, राष्ट्रपति में। लेकिन यही प्रश्न जो है सीधे सुप्रीम कोर्ट से संबंधित होता तो ये राष्ट्रपति में नहीं हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, संसद में हो जाएगा, ठीक है। ये शक्ति संसद के पास चली जाएगी, तो ये याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न कि सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से जो है कौन सा वक्तव्य सही है, पूछा जा रहा है कौन सा वक्तव्य सही है। तो देखिए, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेही है, बिल्कुल सही है। विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेही, ये भी सही है। विधायिका कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं, ये भी सही है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह हैं, ये भी सही है। देखिए, एक से अधिक इसका क्या होगा, आंसर होगा, तो ई विकल्प क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास हो सकती है। देखिए, जब सदन दोनों चल रहा हो तो उस स्थिति में ये जो है विधायी शक्ति बन जाती है, यानी कि विधायिका शक्ति के पास होती है। चलिए, अगला प्रश्न कि संसद को जो है राज्य सूची में किसी मामले के संबंध में जो है कानून बनाने की शक्ति बशर्ते यह, यानी कि वह कानून कब बना सकती है, तो वह राष्ट्रीय हित की हो तब बना सकती है। प्रश्न को फिर से समझ लीजिएगा, संसद को जो है राज्य सूची की बात कर रहा है कि अगर राज्य सूची के संबंध में कोई कानून बनाना हो तो वह कब बना सकती है, जब चूंकि राज्य के विषय है तो वह तभी बना सकती है जब राष्ट्रीय हित में वह मुद्दा हो, ठीक है। तो राष्ट्रीय हित के मुद्दे में वह संसद बना सकती है राज्य सूची से संबंधित जो भी विषय होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न करेंगे कि उच्चतम न्यायालय की जो है व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज को जो है फहराना, ठीक ना, के तहत जो है हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। किसके तहत अधिकार है, तो संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत, याद रखिएगा। हर व्यक्ति अपने मकान पर क्या कर सकता है, झंडा फहरा सकता है, और यह किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 19(1) सब क्लोज ए में है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा के अधिकार को ही जो है इसी में 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक, ये याद रखना है, 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की बात की गई थी, और यह 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, जो शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया था। चलिए, अगला प्रश्न को देख लेते हैं। भारत के संविधान का निम्न में से जो है कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, तो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद 19 है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है देवनागरिक लिपि में हिंदी को जो है संघ सरकार भाषा के रूप में मान्यता देता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 243 देता है। कौन देता है, 243 देता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है संवैधानिक प्रावधानों की जो है संघीय संसद या फिर राज्य विधान या फिर राज्यपालिका द्वारा जो है बनाए गए नियम या कानूनों पर प्राथमिकता जो है प्रदान करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 245। 245 भारतीय संविधान का जो है संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या फिर राज्य विधान पालिकाओं द्वारा जो है बनाए गए नियम या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है, ये याद रखना है। चलिए, अगले प्रश्न को देख लीजिए। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची वर्णित है, यानी कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है, तो भाषाओं के बारे में वर्णित किया गया है, तो डी विकल्प इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार क्या है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, जिम्मेदार है, तो डी विकल्प इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा जो है एक सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर दिया हुआ है आपका, अच्छा सुमेलित पूछ रहा है, नहीं है, तो बलपक्रम जो है मेघालय, ये बिल्कुल सही है, और पन्ना ये देखिए बिहार का रहा है, ये बिहार नहीं होगा, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में है, ठीक ना।
मध्य प्रदेश में है। अगले देख लेते हैं। अच्छा, तो बी विकल्पों का पूछा है, सुमेलित नहीं, तो बी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे दिया है आपका गोइंडी, जो तमिलनाडु से संबंधित है, मोलेम ये गोवा से संबंधित है। विकल्प के रूप में याद रखिएगा, बी विकल्प क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। पन्ना दिया था जो बिहार नहीं होगा, एमपी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, करे कि निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्र में जो है किस में सबसे कम क्षेत्र वन आच्छादित है। तो सबसे कम ये केंद्र शासित प्रदेश के नाम दिए, तो चंडीगढ़ में है। अच्छा, कितना इसमें पूछा जा रहा है, तो चंडीगढ़ में जो है यह 22 जो है 88 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, वर्ग किलोमीटर में है, ठीक है ना। और वहीं पुडुचेरी की अगर बात करें तो पुडुचेरी में 53 जो है 30 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दादर एवं नागर हवेली में सबसे अधिक देखा जाता है, 227 जो है 75 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो और लक्षद्वीप में की अगर बात करें तो 27.10 वर्ग किलोमीटर में। तो सबसे कम जो है ये केंद्र शासित प्रदेश जो है चंडीगढ़ होगा। तो ये विकल्प क्या होगा, सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के जो है पारिस्थितिकी पिरामिड, याद रखिएगा, पारिस्थितिकी पिरामिड से जब भी उल्टा और सीधा पूछे तो ये याद रखिएगा, जीव भार का पिरामिड होगा। किसका होगा, जीव भार का पिरामिड होगा, ये याद रखना है, ठीक है। अगले प्रश्न में देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है समुद्र जैव विविधता के जो है दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनद मुख और समुद्र तट, निकट तटवर्ती पर्यावरण के जो है जंगल, समुद्र घास, प्रवाह भीति और नमक दलदल जो है और मैंग्रोव के जो साथ 21 द्वीप शामिल हैं, 21 द्वीप शामिल हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी, बायोस्फीयर। तो ई विकल्प क्या होगा, सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न देखिए, सुर्खियों में बटोरने वाली जो है, ठीक ना, सुर्खियां बटोरने वाली जो है लिस्बन घोषणा किस इकाई संरक्षण से संबंधित है। लिस्बन घोषणा जो है किस इकाई से संबंधित, तो महासागर से, याद रखना है। लिस्बन घोषणा जो है यह महासागर से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो इसमें देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है, ये बिल्कुल सही है। बाकी जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो देखिए उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य नहीं होगा, ठीक ना। ये कौन सा स्थान पर है उत्तर प्रदेश, तो चौथे स्थान पर है, ये आपको याद रखना है, चौथे स्थान पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। कौन से स्थान है, किसका स्थान है, तो राजस्थान है, ये याद रखना है। राजस्थान का जो है भारत का जो है सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसमें करके भारत जो है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल के 2.6 नहीं होगा, 2.4% है। तो इस तरह से देखें तो विकल्प ए ही क्या है, सही है, बाकी सब गलत है। अगला प्रश्न है कि भारत में जो है 2001-2011 में जो है दशकीय महिला जनसंख्या वृद्धि दर है। तो दशकीय महिला वृद्धि जनसंख्या दर की अगर बात करें तो याद रखिएगा 18.12% होगा। वहीं भारत की जो है दशकीय वृद्धि की अगर बात करें तो 17.64 होगा, और केवल पुरुष की अगर बात करें तो 17.19% होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है आंकड़ा। चलिए अगले प्रश्न 65 नंबर देख लीजिए, क्या कह रहा है, कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को जो है क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, याद रखना है आपका, जनसंख्या घनत्व कहा जाता है, ठीक ना। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, तो प्रति वर्ग किलोमीटर के जो है आधार पर व्यक्त किया जाता है, उसे जनसंख्या घनत्व कहा जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो विकल्प के रूप में सी क्या होगा, सही आंसर होगा। इंग्लैंड में स्थित, देखिए अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड में स्थित जो है पिनाइन नामक पर्वत श्रेणी के विस्तार किस दिशा में है। तो किस दिशा में है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तर से दक्षिण। कहाँ हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण, ये आपको याद रखना है। इंग्लैंड का इसे ऋण कहा जाता है, ये भी याद रखना है आपको। पिनाइल जो है, ये पिनाइन जो है, पिनाइन पर्वत, इसको इंग्लैंड का ऋण कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जंगल या फिर झाड़ी जो है दावानल या भूमध्य सागरीय जलवायु के प्रकार नहीं है। तो प्रकार कौन नहीं है, साइबेरिया है, नहीं है। बाकी जो है तुर्की, कैलिफोर्निया, विक्टोरिया, ये सब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक क्षेत्र भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु का नहीं है। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रकार के नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो उत्तरी न्यूजीलैंड ये जो है भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु का नहीं है, लेकिन मध्य कैलिफोर्निया, मध्य चिली और अफ्रीका का दक्षिणी छोर, ये सब क्या है आपका भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। तो किस में नहीं प्रचलित है, याद रखिएगा, पंपाज, ये जो है पंपाज ये नहीं होगा, ठीक ना। ये कहाँ होगा आपका,
दक्षिणी, याद रखिएगा, दक्षिणी अमेरिका के जो है जो महाद्वीप का भाग है, ठीक ना, दक्षिणी अमेरिका सीधे आंसर इसका होगा, ठीक ना। पंपाज जो है, पंपाज जो जलवायु पाई जाती है यह दक्षिणी अफ्रीका में पाई जाती है। बाकी जो है मध्य चिली, केप टाउन, एडिलेड, ये सब क्या, ये सब जो है भूमध्य जलवायु में प्रचलित है। अगला प्रश्न है, खगोलीय वैज्ञानिक द्वारा जो है खोजे गए अत्यधिक ऊर्जा वाले पार्टिकुलर अमेतरासु का नामकरण निम्नलिखित के आधार पर है। किसके आधार पर है? याद रखिएगा, जापानी सूर्य देवी के आधार पर है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न को फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ। खगोलीय वैज्ञानिक के द्वारा जो है खोजे गए अत्यधिक ऊर्जा वाले पार्टिकुलर अमेतेरासु, ये जापानी सूर्य देवी के नामकरण पर के आधार पर रखा गया है। चंद्रमा सदृश ग्रह कौन सा है? चंद्रमा का जो है सदृश ग्रह कौन सा है? तो बुध होगा, इसका सही आंसर होगा, ठीक ना, बुध होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच जो है अधिकतम दूरी अपसौर कहलाता है, अपसौर कहलाता है। निम्नलिखित में से लौह अयस्क में कौन वेला डी का जो है किसका खनन होता है? तो वेला डी में जो है हेमेटाइट का खनन होता है सबसे अधिक, ठीक है। अगले प्रश्न को तरफ देखते हैं। शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में जो है वर्षा होने का कारण क्या है? तो वर्षा होने के कारण क्या है, याद रखना है आपको, इनमें से कोई नहीं होगा, ई विकल्प होगा। तो कारण क्या होगा? तो तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में जो है वर्षा होने का उत्तर पूर्व मानसून होगा। क्या होगा? यहाँ पे लिख हम दे रहे हैं, उत्तर पूर्व मानसून होगा, पूर्व मानसून होगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। प्रश्न फिर से देखिए, शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा होने के कारण उत्तर पूर्व मानसून होगा, ठीक है, याद रखना है, उत्तर पूर्व मानसून होगा। अगला प्रश्न है कि हैदराबाद में जो है दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है? तो ये 15 अक्टूबर सामान्य तिथि है, ये आपको याद रखना है। चलिए, त्रिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो त्रिवार्था के अनुसार पूछा जा रहा है भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो यह उपोष्ण मानसूनी जलवायु है, उपोष्ण मानसूनी जलवायु है त्रिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु। किस किस रेखांश पर जो है भारतीय मानक समय अपनाया गया? तो 5.5 डिग्री पूर्व याद रखना है, 82.5 डिग्री पूर्व जो है याद रखना है। तो ये बी विकल्प क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप जो है पूर्व में मूलतः एक भाग है, तो यह गोंडवाना लैंड की भाग है, ये सब कोई जानता होगा, ठीक है। ग्रीनविच जो है माध्यम समय, ग्रीनविच माध्यम समय जो है यानी कि GST के जो है भारतीय मानक समय यानी कि IST कितना आगे है? तो 5.5 घंटा, सबको याद होना चाहिए 5.5 घंटा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 1815, यहाँ ध्यान दीजिएगा 1815 नहीं होगा, ये होगा आपका 1809, ठीक ना, में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की जो है पहली पुस्तक का नाम क्या है? तो ये याद रखना है आपका तूफ़त उल मुहाहिदीन, ठीक है। अगला प्रश्न है कि दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक थे, तो दक्कन एसोसिएशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक, याद रखना है, बाल गंगाधर तिलक क्या थे? दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक थे। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो है किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा कॉमरेड को, ठीक ना, किसको? कॉमरेड को किया गया था, माफ़ कीजिएगा, ये कॉमरेड नहीं होगा, इनके द्वारा जो है अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो है अल हिलाल, ठीक है, कॉमरेड नहीं होगा, अल हिलाल होगा। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो है अल हिलाल पत्रिका का संपादक किया गया था, ठीक ना। कॉमरेड किसके द्वारा? तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, याद रखना है, ये जिन्ना के द्वारा किया गया था। इसके अलावा जो है आप जमींदारी जो है या मौलाना, याद रखना है, मौलाना जफ़र अली खान के द्वारा किया गया था, मौलाना जफ़र अली खान के द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो विकल्प में सी विकल्प क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। इनमें से कौन जो है वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे? यहाँ ध्यान रखिएगा, वंदे मातरम समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो अरविंद घोष, याद रखना है, कौन थे? अरविंद घोष थे, ठीक ना। अच्छा, इसे 1908 याद रखिएगा, 1908 के समाचार पत्र एक्ट के तहत जो है बंद भी कर दिया गया था वंदे मातरम को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देख लीजिए।
अगला प्रश्न क्या रखा है, किस वर्ष जो है लॉर्ड लिटन ने जो है भाषाई आधार पर प्रेस की जो है स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था। तो ये किस वर्ष किया था, 1878 में किया गया था, याद रखना है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के जो है एक नेता कुंवर सिंह जो है किस स्थान से संबंधित थे, तो ये जगदीशपुर बिहार से संबंधित थे। और अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का जो है प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था। तो प्रभारी अंग्रेज अधिकारी को पूछ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये थे लेफ्टिनेंट हडसन और निकोलसन, ये दोनों थे, ठीक ना। तो इस तरह से एक से अधिक हो जाएगा, तो ई विकल्प क्या होगा, सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लीजिए, इनमें से किसने 1857 में जो है विद्रोहियों को जो है धोखा दिया था। किसने विद्रोहियों को धोखा दिया था, 1857 में विद्रोहियों को जो है किसने धोखा दिया था। तो ये धोखा देने वाले विश्वनाथ दुबे थे। कौन थे, विश्वनाथ दुबे थे। शेरशाह की जो है भू लगान व्यवस्था की निम्नलिखित में से किससे तुलना की जा सकती है। तो इसकी तुलना जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था से की जा सकती है। रैयतवाड़ी व्यवस्था से जो है शेरशाह की भू लगान व्यवस्था की तुलना की जा सकती है। फतेहपुर सीकरी जो है स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा जामा मस्जिद का जो है कौन सा प्रवेश द्वार है। तो कौन सा प्रवेश द्वार है, दक्षिणी, याद रखिएगा। फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा जो है जामा मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार है, ठीक है। भारत के किस नगर को जो है मध्यकाल में सिराज ए मशरिक पूरब का सिराज कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जौनपुर को, याद रखिएगा। भारत के जो है जौनपुर नगर को मध्यकाल में सिराज ए मशरिक यानी कि पूरब का सिराज कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत के जो है किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श की उपाधि दी गई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी, ये आपको याद रखना है। इनमें से किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने जो है कुतुब मीनार के पास जो है हौज ए शम्मी का निर्माण करवाया था। तो ये हौज ए शम्मी का निर्माण इल्तुतमिश ने कराया था। इल्तुतमिश जो है दिल्ली सल्तनत के शासक था और इसने कुतुब मीनार के पास हौज ए शम्मी का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले जो है किसका निर्माण किया था, ठीक ना। विग्रहराज फोर्थ यानी कि चौथा ने जो है अजमेर की 2.5 दिन की झोपड़ा जो है नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण किया था। तो ये निर्माण किया था किसका, याद रखिएगा, कॉलेज का निर्माण किया था। किसका, कॉलेज का निर्माण किया था। चलिए अगला प्रश्न है कि ऐहोल में जो है दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था, तो चालुक्यों के काल में हुआ था, ये याद रखना है। सिंधु घाटी के लोग थे, तो सिंधु घाटी के लोग क्या थे, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। तो सी विकल्प क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। चनहुदरो जो है हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल जो स्थित है, तो यह स्थित है सिंधु में स्थित है। कहाँ स्थित है, सिंधु में स्थित है। पुरुषार्थ कितने हैं, पुरुषार्थ जो है कितने हैं, तो पुरुषार्थ कितने हैं, याद रखिएगा 4 पुरुषार्थ हैं, ठीक ना। अगला प्रश्न है कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत के जो है किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। तो यह प्राप्त हुआ है नर्मदा नदी घाटी से। कहाँ से, नर्मदा नदी घाटी से। भारत में जो है पशुपालन एवं कृषि के जो है प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो ये साक्ष्य प्राप्त हुए मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, ये याद रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सही है। अब यहाँ पे जो है कथन दिया है हड़प्पा का जो है खनन 1921 में किया गया था, तो बिल्कुल सही है। और दूसरा करके वर्तमान में जो है हड़प्पा पाकिस्तान में है, तो ये भी क्या है, सही है। हड़प्पा ब्यास नदी के किनारे, ये क्या है, गलत है, रावी नदी होगा, ठीक ना। हड़प्पा के उत्खननकर्ता RD बनर्जी है, तो ये भी क्या है, आपका गलत है। तो 1 और 2 क्या है, इसमें पूछा है कि कौन सा सही है, ठीक ना। अच्छा यहाँ पे देखिए छत्रवाल जो है ताम्ररथ हड़प्पा से मिला, तो ये भी गलत है। तो 1 और 2 क्या है, सही है, ये विकल्प क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने 100 प्रश्नों को यहाँ पे देख लिया और इसके आगे जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे, यहाँ पे सब सॉल्यूशन दिया हुआ है। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के लिंक दिया हूँ, वहाँ से आप जरूर PDF सेट नंबर 2, हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 देख चुके हैं, अब देखेंगे हम लोग 2 नंबर प्रैक्टिस सेट। चलिए
पहला नंबर बिना समय गंवाए हुए देखते हैं लोग, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, प्रश्न क्या कह रहा है कि 13वीं शताब्दी में जो है बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन युद्ध किया था। विकल्प दिया है कि तिरहुत के राजा से, या सारण के राजा से, या फिर चेरो सरदारों से, या फिर उज्जैनी सरदारों से। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तिरहुत के राजाओं से। 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने तिरहुत के राजाओं से युद्ध किया था, ये हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि राजकोषीय घाटा है। राजकोषीय घाटा है, विकल्प ए में दिया है कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां, बी में दिया है राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियां, और सी में दिया है पूंजीगत व्यय पूंजीगत प्राप्तियां माइनस ब्याज ऋण, डी में दिया है बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के जो है प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था। तो प्रथम संशोधन विधेयक जो है विकल्प में दिया है 1950 में, 1951 में, 1955 में, 1958 में। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1951 में। विकल्प बी क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, तो बी विकल्प इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की प्रथमतः जो है आपातकालिक घोषणा कितने समय काल के लिए जो है सीमित की जा सकती है। ए में दिया है 3 महीने, बी में दिया है 15 दिन, सी में दिया है 6 महीना, डी में दिया है 1 साल। इसका सही आंसर सी विकल्प क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 6 महीना होगा। ठीक है, इसमें यह भी याद रखेंगे कि ये जो आपातकाल की घोषणा की जाती है आर्टिकल 351 के तहत की जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा ये घोषणा की जा सकती है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि निकोलस कोपरनिकोलस प्रसिद्ध है, तो किस लिए प्रसिद्ध है। ए में दिया है दूरबीन के आविष्कार के लिए, बी में दिया है कि यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं न कि पृथ्वी के, और सी में दिया है कैलकुलस की खोज के लिए, या फिर डी में दिया है मानव शरीर को शल्य क्रिया के अध्ययन करने के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए विकल्प हो जाएगा, बी विकल्प हो जाएगा, यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के जो है चारों ओर चक्कर लगाते हैं न कि पृथ्वी। ठीक है, अगले प्रश्न को देख लीजिए। उत्तराखंड का कौन सा जिला जो है तिब्बत सीमा से नहीं लगता है। ए में दिया है उत्तरकाशी, बी में दिया है चमोली, सी में दिया है अल्मोड़ा, डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा, यानी कि उत्तराखंड का जो है अल्मोड़ा जिला ये नहीं इससे सीमा साझा, उत्तराखंड का जो है मतलब जिला तिब्बत सीमा से नहीं करता है, साझा करता है, लेकिन उत्तरकाशी और चमोली यह जो है जिला जो उत्तराखंड का है तिब्बत सीमा से साझा करता है। अगला प्रश्न है बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन था। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था। ए में दिया है चंपारण, बी में दिया है रांची, सी में दिया है बलिया, डी में दिया है अलीपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रांची, यानी कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची था, ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न कि बिहार का जो है डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। ए में दिया है रेशम, बी में दिया है जूट, सी में दिया है चमड़ा, डी में दिया है सीमेंट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सीमेंट, यानी कि डी विकल्प क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। ए में दिया है जयप्रकाश नारायण, बी में राजेंद्र प्रसाद, सी में सहजानंद सरस्वती, डी में राजकुमार शुक्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद बिहार के वह वकील थे जो असहयोग आंदोलन के समय अपनी वकालत छोड़ दी थी। तो बी विकल्प क्या होगा, सही होगा। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल विकल्प में दिया है 94,200 वर्ग किलोमीटर, बी में दिया है 94,316 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर, 94,526 किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है कि भौगोलिक क्षेत्र यानी कि वर्ग किलोमीटर के हिसाब से इस दृष्टि से देखा जाए तो बिहार का जो है निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे छोटा है। सबसे छोटा भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से विकल्प ए में दिया है शिवहर, बी में दिया है अरवल, सी में दिया है जहानाबाद, डी में दिया है शेखपुरा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए शिवहर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 1530 में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक कौन बना था। 1530 की बात हो रही है। ए में दिया है बहार खान लोहानी, बी में दिया है जलाल खान, सी में दिया है शेर खान, डी में दिया है आपका नारिस खान लोहानी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी शेर खान। अगला प्रश्न है कि पंचायत की जागीर बिहार में जो है एक भाग के रूप में निश्चित ही वर्णित है। ए में दिया है जहांगीरनामा में, बी में दिया है तारीख शेरशाही में, सी में दिया है
पद शाहनामा में और डी में दिया है आईने अकबरी में। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पादशाहनामा में। सी विकल्प इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। यानी कि पंचेत की जो है जागीर बिहार में जो है एक रूप में निश्चित की गई है और यह वर्णन जो है पादशाहनामा में मिलता है। अगला प्रश्न है शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। शेर शाह का मकबरा ए में दिया है सासाराम, मनेर में बी में, सी में दिया है सीतामढ़ी, डी में दिया है पावापुरी में। इसका सही आंसर हो जाएगा सासाराम में। ए विकल्प क्या होगा, सही होगा। शेर शाह का मकबरा सासाराम में है। अगला प्रश्न है कि 2023 में जो है किस देश के सर्जनों ने दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित सुअर का हृदय मानव में जो है सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण किया था। तो इसका विकल्प दिया हुआ है जापान, फ्रांस, यूएसए या यूके। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यूएसए। यानी कि यूएसए के सर्जनों ने जो है 2023 में सुअर के हृदय को मानव में प्रत्यारोपित किया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न है कि क्रिप्टो करेंसी के पीछे तकनीक कौन सी कैसे जानी जाती है, तकनीकों को कैसे जाना जाता है। तो बाथ वाटर, बी में दिया है फिटनेक या फिर इन्वेस्टपीडिया के या फिर ब्लॉकचेन। इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, इसका सही विकल्प ब्लॉकचेन हो जाएगा। यानी कि डी विकल्प क्या होगा, सही होगा। यानी कि क्रिप्टो करेंसी जो है, क्रिप्टो करेंसी के पीछे की तकनीक को जो है ब्लॉकचेन के माध्यम से जाना जाता है। रक्त में त्रुटिपूर्ण जो है हीमोग्लोबिन के निम्न में से किस में दिखाई देता है। ए में दिया है दात्र कोशिका और रक्त या रक्त गुल्म में या फिर हीमोफीलिया में, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर अगर देखा जाए तो ए विकल्प हो जाएगा आपका दात्र कोशिका और रक्तता में। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी पेड़ की उम्र की गणना की जा सकती है। किसी पेड़ की उम्र की गणना की जा सकती है। ए में दिया है शाखाओं की संख्या की गणना से, जमीन से जो है 1 मीटर ऊपर तने के घेरे की माप से, या फिर सी में दिया है पेड़ की ऊंचाई की माप से, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, जमीन से जो है 1 मीटर ऊपर तने के घेरे की माप से, जिसको वलय भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पौधे का जो है तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में, ठीक ना, भोजन वितरित करने में तथा अब यहाँ पे रिक्त स्थान दिया हुआ है में मदद करता है। तो और किस में, यानी भोजन वितरित करने में तो करता है और किस में करता है, तो ध्यान रखिएगा भोजन के भंडारण में भी करता है, पौधे को आकार देने में भी मदद करता है और प्रकाश संश्लेषण में भी ये मदद करता है। चूँकि प्रकाश संश्लेषण पत्तियों के माध्यम से होती है, लेकिन यह भी जो है इस यानी कि पेड़ के जो तने होते हैं वह प्रकाश संश्लेषण में भी थोड़ी बहुत सहायक होते हैं। श्वसन जो है यह पत्तियों के माध्यम से, ये तना नहीं होगा, केवल पत्तियां होगा। तो देखा जाए तो विकल्प के रूप में एक से अधिक आंसर है, तो ई विकल्प क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कीटभक्षी पौधे मिट्टी में जो है किसकी कमी से उगते हैं। ए में दिया है पानी, बी में दिया है मैग्नीशियम, सी में दिया है नाइट्रोजन और डी में दिया है आपका कैल्शियम। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, नाइट्रोजन। यानी कि कीटभक्षी पौधे मिट्टी में जो है नाइट्रोजन की कमी से उगते हैं, ये हम लोग को याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ब्रायोफाइटा में जो है बीजाणु मातृत्व कोशिका होती है। ब्रायोफाइटा में बीजाणु मातृत्व कोशिका होती है। ए में दिया है अगुणित, बी में दिया है द्विगुणित, सी में दिया है त्रिगुणित और डी में दिया है उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा बी विकल्प, द्विगुणित होता है। यानी कि ब्रायोफाइटा में बीजाणु मातृत्व कोशिका द्विगुणित में होता है। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः जो है ए में दिया है अमीनो अम्ल, बी में दिया है ग्लूकोज, सी में दिया है वसा अम्ल और डी में दिया है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर बी विकल्प क्या होगा, सही होगा, ग्लूकोज इसका आंसर होगा। यानी कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका जो है प्रायः ग्लूकोज का उपयोग करती है। अगला प्रश्न है कि प्रोटोप्लास्ट जो है क्या है, प्रोटोप्लास्ट क्या है। ए में दिया है कोशिका भित्ति माइनस भित्ति, ठीक ना, कोशिका भित्ति प्लस प्लाज्मा भित्ति और बी में दिया है पादप कोशिका माइनस कोशिका भित्ति, सी में दिया है साइटोप्लाज्मा प्लस कोशिका भित्ति और डी में दिया है प्लाज्मा भित्ति माइनस साइटोप्लाज्मा। ई में दिया है एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर बी विकल्प क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा बी विकल्प क्या होगा, आंसर होगा पादप कोशिका माइनस कोशिका भित्ति। यानी कि प्रोटोप्लास्ट जो है पादप कोशिका और कोशिका भित्ति के बीच संबंध को दर्शाता है।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है। यहाँ पे क्वथनांक पूछा जा रहा है। ए में दिया है H2O के, H2S के, H2SC के या फिर H2TE के, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा H2 यानी कि जल का। जल का जो है क्वथनांक सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है कि दो रंगीन गैसों को जो है मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनती है। ये गैसें हैं। ए में दिया है NO2MO2, बी में दिया है N2OMNO, सी में दिया है NOMO2 और डी में दिया है NH3MHCl। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका NO, यानी सी विकल्प क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी विकल्प क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। ये याद रखिएगा, इनकी NO एवं O2 जो है ये दो रंगहीन गैस हैं जो मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनाते हैं। अगला प्रश्न है कि नीलम, जिसको हम लोग रूबी भी कहते हैं, ठीक ना, का रसायन सूत्र है। विकल्प ए में दिया है आपका Al2O3 और बी में दिया है आपका Al3O2 और सी में दिया है N2O और डी में दिया है आपका NO2। एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका Al2O3। Al2O3 इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, नीलम का सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र याद रखना है। अगले प्रश्न को देखा जाए तो करें निम्नलिखित में से किसे हंसने वाले जो है गैस के नाम से जाना जाता है। ए में दिया है नाइट्रिक ऑक्साइड। इसमें देखिए बहुत सारे बच्चे थोड़ी से कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक ना, तो इसको याद रखना है, नाइट्रिक ऑक्साइड। और बी में दिया है आपका नाइट्रस ऑक्साइड, सी में दिया है नाइट्रोजन पेटा ऑक्साइड और डी में दिया है नाइट्रोजन। इसका सही आंसर बी विकल्प हो जाएगा, ठीक ना, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड इसका सही आंसर होगा, बी विकल्प। चलिए, इमली में कौन सा अम्ल है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल या फिर टार्टरिक अम्ल, सी में दिया है लैक्टिक अम्ल या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टार्टिक अम्ल हो जाएगा, यानी कि बी विकल्प क्या होगा, सही आंसर होगा। यानी कि इमली में जो है टार्टिक अम्ल पाई जाती है। लोहे के बुरादे में जो है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, लोहे के बुरादे में जो है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। विकल्प दिया है हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। बी में दिया है क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड बनते हैं और सी में दिया है कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। डी में दिया उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। तो ई विकल्प इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, किसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। ए में दिया है गैस्ट्रिक जूस के या फिर रक्त प्लाज्मा के, या सी में दिया है सिरका का, डी में दिया है उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा रक्त प्लाज्मा का। रक्त प्लाज्मा का जो है पीएच मान 7 से अधिक होता है, ये याद रखेंगे। अगले प्रश्न को देखा जाए, शरीर निम्नलिखित में से किसके वंचित हो जाने से जो है धनावेशित हो जाती है, यानी कि किसके वंचित यानी कि नहीं रहने से धनावेशित शरीर हो जाता है। ए में दिया है प्रोटीन, बी में दिया है इलेक्ट्रॉन और ए में दिया है एक कण और सी में दिया है न्यूट्रॉन। इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, यानी कि बी विकल्प क्या होगा, सही होगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन के नहीं रहने से शरीर धनावेशित हो जाता है। अगला प्रश्न है कि किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने जो है मेल खाते हैं। ए में दिया है 0 डिग्री, बी में दिया है 10 डिग्री, सी में दिया है -40 डिग्री और डी में दिया है 40 डिग्री। इसका सही आंसर सी विकल्प होगा, -40 डिग्री। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है क्या कि इंद्रधनुष हमेशा निम्नलिखित में से किस दिशा में स्थित या फिर किस दिशा में बनता है। यहाँ दिशा पूछा गया है। ए में दिया है आपका सूर्य के ऊपर की स्थिति में और बी में दिया है आपका सूर्य के नीचे की स्थिति में, सी में दिया है सूर्य के लेवल पर, डी में दिया है सूर्य के विपरीत दिशा में। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सूर्य के विपरीत दिशा में। डी विकल्प क्या होगा, सही होगा। याद रखिएगा, ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर के द्वारा निम्नलिखित में से किस तरह के दर्पण का उपयोग किया जाता है। ए में दिया है उत्तल दर्पण, बी में दिया है अवतल दर्पण, सी में दिया है समतलोत्तल दर्पण और डी में दिया है समतल दर्पण। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, समतल दर्पण। याद रखिएगा, ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर के द्वारा जो है समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि के मापन की इकाई को क्या कहा जाता है। ध्वनि के मापन की इकाई को क्या कहा जाता है, यानी कि मात्रक जो है क्या कहलाती है।
ए में दिया है वोल्ट, तो देखिए वोल्ट यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है ना। बी में दिया है वाट, वाट भी नहीं होगा, एम्पियर भी नहीं होगा, ठीक है। तो ध्वनि के मापन की इकाई को डेसिबल कहा जाता है, हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, डेसिबल कहा जाता है, ये याद रखिएगा, डेसिबल। अच्छा, वोल्ट किसका मात्रक है, तो याद रखना है वोल्ट जो है विभवांतर का मात्रक है, विभवांतर का मात्रक है, ये याद रखिएगा। एम्पियर किसका मात्रक है, तो एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक है, ये याद रखना है। वाट किसका मात्रक है, तो शक्ति का मात्रक है। ये आपको तीनों चीज़ें यानी कि चारों चीज़ें जो है आपको याद रखना है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ध्वनि के मात्रक जो है डेसिबल है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है और शक्ति का मात्रक वाट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से जो है आपेक्षिक घनत्व के लिए सही मात्रक चुनिए। देखिए आपेक्षिक घनत्व के लिए पूछ रहा है, ए में दिया है आपका किग्रा प्रति सेंटीमीटर, बी में दिया है मात्रक विहीन, मात्रक विहीन, मात्रक विहीन का मतलब कोई मात्रक नहीं होती है, और सी में दिया है किग्रा प्रति घन मीटर, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका मात्रक विहीन, ठीक ना। कभी कभी विकल्प में आपका आयामहीन भी रहता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, आयामहीन, ठीक है, आयामहीन। तो विकल्प क्या हो जाएगा, बी क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो है वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान होती है। ए में दिया है गैल्वेनोमीटर, बी में दिया है जनरेटर, सी में दिया है अमीटर और डी में दिया है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अमीटर। याद रखना है, अमीटर वह यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाला धारा की पहचान की जाती है। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। ए में दिया है गेहूं, बी में दिया है चावल, सी में दिया है मकई, डी में दिया है दलहन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य जो खाद्य फसल है चावल है, सी बी विकल्प क्या होगा, सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है का उद्देश्य था। ए में दिया है निर्धनता का उन्मूलन, बी में दिया है समाविष्ट आर्थिक वृद्धि और सी में दिया है सामाजिक न्याय के साथ विकास, डी में दिया है अल्पसंख्यकों का जो है विकास। इसका सही आंसर हो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी विकल्प, समाविष्ट आर्थिक वृद्धि, समाविष्ट आर्थिक वृद्धि इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय सामंकों का जो है समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन, ए में दिया है योजना आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, सी में दिया है वित्त मंत्रालय, डी में दिया है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो है भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत क्या है। ए में दिया है सेवा क्षेत्र, बी में दिया है कृषि क्षेत्र, सी में दिया है उद्योग क्षेत्र और डी में दिया है व्यापार क्षेत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सेवा क्षेत्र, ठीक ना। यानी कि सेवा क्षेत्र भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत है। अगला प्रश्न है कि किसी ऐसे व्यक्ति जिसके पास नौकरी नहीं है और स्पष्ट रूप से बेरोजगार के विपरीत अल्प रोजगारी जो छिपा हुआ हो को कहा जाता है, तो क्या कहते हैं। ए में दिया है अस्थिर रोजगार या बी में छिपा हुआ रोजगार, सी में प्रच्छन्न बेरोजगारी, डी में उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही विकल्प हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी हो जाएगा, यानी कि सी विकल्प क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एनएस, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एनएसओ के जो है 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। इसका सही विकल्प देख लेते हैं। विकल्प में क्या दिया है, तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो है गरीबी रेखा को 27 रुपया 20 पैसे प्रति व्यक्ति जो है प्रतिदिन परिभाषित किया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। यानी कि एनएसएसओ के जो है 68वें दौर के जो आधार पर गरीबी अनुमान लगाया गया है, ये क्या है, इस आधार पर ये विकल्प क्या है, सही है। अच्छा, चूंकि क्वेश्चन में पूछा है कथन सत्य नहीं है, तो हम लोग को देखना कौन नहीं है। यहाँ तो ये क्या है, ये सत्य है, इसको आपको याद रखना है। शहरी क्षेत्रों के लिए जो है गरीबी रेखा को मापने के लिए प्रति व्यक्ति 33.33 पैसा जो है प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन के हिसाब से परिभाषित किया गया है। वहीं अगर सी के देखें तो भारत की जो है 21.9% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है, तो ये भी क्या है, कथन सत्य है, ये भी कथन क्या है, सत्य है।
भारत की 33.35% जो है जनसंख्या गरीबी रेखा से जो है नीचे जीवन यापन कर रही है। ये कथन बिल्कुल गलत है, ठीक ना। तो विकल्प में पूछा था कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो डी विकल्प क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के आंकड़ों के जो है आंकड़ों की देखरेख से संबंधित सेंटर के जो है अनुसार बिहार की अक्टूबर 2020 में बेरोजगारी दर क्या थी। ए में दिया है 9.9%, 9.8%, 8.9%, 9.7%। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी विकल्प क्या होगा, सही होगा 9.8%। अगला प्रश्न है कि किस राज्यों ने जो है धारा 348 सब क्लॉज 2 को जो है प्रयोग से उच्च न्यायालयों की में जो है हिंदी भाषा के प्रयोग को मान्यता दे दी है। विकल्प दिया है ए में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान। तो इसका सही आंसर यही होगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। उच्च न्यायालय के जो है कार्य क्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा, उच्च न्यायालय की कार्य क्षेत्र में बदलाव की बात की जा रही है। विकल्प देखते हैं, केवल संसद के द्वारा, केवल संसद के द्वारा। बी में दिया है केवल राज्य विधानमंडल के द्वारा, संसद और राज्य विधानमंडल के द्वारा, संसद और राज्य विधान के द्वारा, ठीक ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल संसद के द्वारा, यानी कि ए विकल्प क्या होगा, सही होगा। यानी कि उच्चतम न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव जो है केवल संसद के द्वारा किया जा सकता है। अगला प्रश्न, एक उच्च न्यायालय का जो है न्यायाधीश अपना त्याग पत्र जो है संबोधित कर सकता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए में दिया है राष्ट्रपति, बी में दिया है भारत के मुख्य न्यायाधीश, सी में दिया है उसके राज्य के जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या फिर राज्य के राज्यपाल का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति को, ठीक है ना। एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि लोकसभा का जो है सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को जो है किस आयु में कम का नहीं होना चाहिए, यानी कि कितने आयु होना चाहिए, उससे कम का नहीं होना चाहिए, पूछा जा रहा है लोकसभा का सदस्य चुनने के लिए, ठीक है। ए में दिया है 18 वर्ष, बी में दिया है 21 वर्ष, सी में दिया है 25 वर्ष, डी में दिया है 30 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 25 वर्ष। यानी कि लोकसभा के सदस्य चुनने के लिए जो है एक व्यक्ति की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि भारत का महान्यायवादी जिसके द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है, तो भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। विकल्प दिया हुआ है विधि मंत्री के द्वारा, या भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, या प्रधानमंत्री के द्वारा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी विकल्प क्या होगा, सही होगा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है भारत का महान्यायवादी का नियुक्ति होती है। अगला प्रश्न है कि धन विधेयक पेश किया जा सकता है, धन विधेयक जो है पेश किया जा सकता है। ए में दिया है आपका केवल लोकसभा में, बी में दिया है केवल राज्यसभा में, सी में दिया है आपका लोकसभा व राज्यसभा दोनों में, डी में दिया है लोकसभा व राज्यसभा दोनों के जो है संयुक्त सत्र में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ए विकल्प होगा, ठीक है ना, केवल लोकसभा में, यानी कि धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो है भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है, मौलिक कर्तव्य पूछा जा रहा है कौन सा है। ए में दिया है न्यायपालिका से जो है कार्यपालिका का पृथक्करण, ये नहीं है। बी में दिया है हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना, तो बी विकल्प इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मौलिक कर्तव्यों में जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं उनमें से ये भी जो है हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को जो है संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना, यह मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत आता है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहे क्या कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। ए में दिया है मौलिक अधिकार, बी में दिया है मौलिक कर्तव्य, सी में दिया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डी में दिया है चुनाव आयोग अधिनियम। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी विकल्प, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि भारत के जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। विकल्प में दिया है अनुच्छेद 112 से लेकर 115, बी में दिया है अनुच्छेद 12 से लेकर 35, सी में दिया है अनुच्छेद 222 से लेकर 235 और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर बी विकल्प क्या होगा, सही होगा, मौलिक अधिकारों के बारे में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में दिया गया है। यानी कि भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार का जो है उल्लेख अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में है,
ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित पूछा जा रहा है, नहीं है, ये नहीं कह रहे कि सही सुमेलित है, यहाँ मुख्य रूप से इस पे ध्यान दीजिएगा, नहीं है। तो अनुच्छेद 156 राज्यपाल का पदावधि से संबंधित है, बिल्कुल ये सही है। और अनुच्छेद 153 जो है राज्यपाल के जो है कार्यकाल से संबंधित है, ये भी सही है। अनुच्छेद 154 राज्यपाल के कार्यकारी प्राधिकार से संबंधित है, ये भी सही है। और डी में दिया है अनुच्छेद 155 राज्यपाल को हटाने, देखिए ये गलत दिया हुआ है, यानी कि आंसर के रूप में क्या होगा, ये ही सही होगा। तो ये हम लोग जान लेते हैं कि 155 किससे संबंधित है। तो 155 जो है राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, और अनुच्छेद 155 के अंतर्गत ही जो है राष्ट्रपति जो है राज्यपाल को नियुक्त करता है। चलिए तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, ये 100 आर्टिकल जो है हटाने की जो बात कही है, यहाँ पे जो आपका आया है राज्यपाल को हटाने का, तो राज्यपाल को हटाता कौन है, राष्ट्रपति। और यह अनुच्छेद 156 के सब क्लोज 1 के, ये याद रखिएगा, 156 के भाग जो है सब क्लोज 1 यानी कि खंड 1 के अंतर्गत आता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का जो है कौन सा भाग पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है। तो वैसे पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित तो भाग आपका कौन सा है, 9 है। लेकिन विकल्प में हम लोग देखें, यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। विकल्प में हम लोग देखें तो सी में जो है भाग 9A है। अगर भाग 9 रहता तो ये भाग 9A नहीं हम लोग मानते, इसलिए यहाँ देखते हैं कि यहाँ भाग 9 नहीं है, यहाँ केवल भाग 9A है, तो ये सी विकल्प क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है। ये समझ गए होंगे, यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, तो विकल्प के आधार पर क्या हो जाएगा, आपका सी विकल्प 9A हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि न्यायिक पुनरावलोकन का जो है आंशिक निरस्त्रीकरण सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। ए में दिया है आपका अनुच्छेद 13, बी में दिया है अनुच्छेद 352, सी में दिया है अनुच्छेद 246 और डी में दिया है अनुच्छेद 32। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 जो है न्यायिक पुनरावलोकन का आंशिक निरस्त्रीकरण सिद्धांत पर आधारित है या उससे संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन जो है ग्रीन हाउस गैस है। ए में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, बी में दिया है ओजोन, सी में दिया है CFC और डी में दिया है मीथेन। तो ये सभी के सभी क्या है, ये सभी जो है आपका ग्रीन हाउस गैस हैं, ठीक है। तो इसमें ई विकल्प हो जाएगा, यानी कि एक से अधिक आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि जैव मंडल में जो है सभी जीवित जातियां रहने के लिए एक दूसरे पर परस्पर संबंधित रहती है और एक दूसरे पर निर्भर होती है। इस जीवन समर्थित तंत्र को कहते हैं। ए में दिया है पारितंत्र, बी में दिया है पर्वत श्रेणी, सी में दिया है जंगल, डी में दिया है वातावरण। तो इसका सही आंसर ए विकल्प हो जाएगा, पारितंत्र हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जैव मंडल में सभी जीवित जातियां रहने के लिए जो है एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती हैं और यह एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। इस जीवन समर्थित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें जैव विविधता, कौन सी जैव विविधता जो है अधिकतर होती है। ए में दिया है मरुस्थल में, बी में दिया है नदी में, सी में दिया है ध्रुवीय क्षेत्र में और डी में दिया है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जैव विविधता अधिक होती है, ये याद रखना है। अगला प्रश्न है कि 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुआ, जिसको मनोरिया एमिश कहते हैं, मुख्य भूमि एशिया में जो है सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक है। हाल ही में जो है भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए हैं। ए में दिया है आपका नतांगकी राष्ट्रीय उद्यान, बी में दिया है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, सी में दिया है पेंच राष्ट्रीय उद्यान और डी में दिया है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नतांगकी राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि ए विकल्प क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। यानी कि 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई जो कछुआ है, जो विशालकाय कछुआ है, जो किस प्रजाति के अंतर्गत आता है, मनोरिया एशिम प्रजाति के अंतर्गत आता है। यह एशिया के सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक है और यह भारत के राष्ट्रीय उद्यान नतांगकीय राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहे क्या कि लिए राज्य, ठीक ना, 61 नंबर करे क्या कि लिए राज्य यानी कि राज्य स्तरीय समिति के शुभांकर किया था, यानी किसने की, कहाँ पे की गई थी, तमिलनाडु। ए में, बी में दिया है आपका सिक्किम और सी में दिया है आपका असम, डी में दिया है मेघालय। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका
ए विकल्प होगा यानी कि तमिलनाडु, यानी कि लिए राज्य स्तरीय समिति जो है जिसको SLCVC कहा जाता है, ठीक ना। इस समिति का जो है शुभारंभ तमिलनाडु में हुआ था। अगला प्रश्न है कि केरल की शांति घाटी जिसको हम लोग साइलेंट वैली भी कहते हैं संरक्षित है। अब किससे संरक्षित है, क्योंकि अब क्यों संरक्षित है ये पूछ रहा है। ए में दिया है इसमें पौधा और जानवरों की बहुत ही जो है दुर्लभ प्रजाति पाई जाती है। बी में दिया है मिट्टी खनिज से भरपूर है। सी में दिया है कृषि प्रयोजनों के लिए जो है भूमि के क्षेत्रों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। और डी में दिया है आपका उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ए विकल्प। इसमें जो है पौधों और जानवरों की बहुत ही जो है दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है, इसलिए केरल की शांति घाटी यानी कि जिसको साइलेंट वैली कहते हैं वो संरक्षित है। अगला प्रश्न है कि सीएए के अंतर्गत जो है नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन और निष्पादन किसके द्वारा किया जाता है। ए में दिया है जनगणना विभाग के द्वारा, बी में दिया है डाक विभाग के द्वारा, सी में दिया है केंद्रीय सुरक्षा आईबी के द्वारा और डी में दिया है उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए जनगणना विभाग के द्वारा। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत के जो है किस उत्तर पूर्वी राज्य में जो है जनजातीय जनसंख्या की अधिकतम संकेंद्रण है। ए में दिया है नागालैंड, बी में मिजोरम, सी में मेघालय, डी में उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा बी विकल्प मिजोरम हो जाएगा। यानी कि भारत के जो है मिजोरम जो उत्तर पूर्वी राज्यों में से एक है, जनजातीय जनसंख्या की अधिकता यहाँ पे संकेंद्रण है यानी सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है नगरीकरण सर्वाधिक है। गोवा में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा में, यानी कि गोवा में जो है नगरीकरण सर्वाधिक है, ये याद रखना है। विश्व की छत किसे कहा जाता है, विश्व की छत किसे कहा जाता है। विकल्प दिया हुआ है आपका तिब्बत पठार, पामीर पठार, सी में माउंट एवरेस्ट, डी में हिंदकुश पर्वत। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी पामीर पठार को विश्व की छत कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदानों का क्या नाम है। ए में दिया है प्रेयरी, बी में दिया है पंपास, डी में दिया है वेल्ड और डी में दिया है सी में दिया है वेल्ड और डी में दिया है स्टेपीज। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पंपास, ये याद रखना है। यानी कि दक्षिण अमेरिका में जो है मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का पंपास नाम है। अगला प्रश्न है कि ब्राजील के पठार के पास मैदानों को कहते हैं। ब्राजील के पठार के पास मैदानों को कहा जाता है। ए में दिया है पंपास, बी में दिया है कंबोज, सी में दिया है वेल्ड और डी में दिया है डाउन्स। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कंपोज। क्या हो जाएगा, कंपोज इसका सही आंसर होगा। महासागरीय परपटी के जो है मुख्य खनिज घटक क्या है। ए में दिया है सिलिका और एल्यूमिना, बी में दिया है आपका सिलिका और निकेल, सी में दिया है सिलिका और मैग्नीशियम, डी में दिया है उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सिलिका और मैग्नीशियम, यानी कि सी विकल्प इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। वायुमंडल अपनी जो है अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है। वायुमंडल जो है अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है। ए में दिया है दीर्घ पार्थिव विकिरण तंत्रों से, तो इसका सही आंसर यही होगा ए दीर्घ पार्थिव विकिरण तंत्रों से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर के वायुमंडल की परतों का सही क्रम है। इसका सही आंसर देखा जाए तो ये विकल्प हो जाएगा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल और बहिर्मंडल। यही क्रम जो है पृथ्वी की सतह से शुरू होकर के वायुमंडल की परतों को दर्शाती है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है बृहद ग्रह नहीं है। विकल्प ए में दिया है मंगल, बी में दिया बृहस्पति, सी में दिया शनि, डी में दिया उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंगल जो है ये बृहद ग्रह नहीं है, लेकिन बृहस्पति और शनि ये बृहद ग्रहों के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न को देख लीजिए, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। कैमूर पठार जो है किसके लिए प्रसिद्ध है। तांबा के लिए, चूना पत्थर के लिए, लिथियम के लिए, बॉक्साइड के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा चूना पत्थर के लिए, यानी कैमूर पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है। विशेषता पूछ रहा है कि नहीं है। ठीक है, प्रश्न को फिर से समझ लीजिएगा, कौन सी जो है मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है। ए में दिया है यह गंगा और उसकी सहायक नदियों की अपवाह क्षेत्र में स्थित है, तो यह विशेषता के अंतर्गत आएगा। ठीक है, और दूसरा कह रहे क्या कि इस
इसका जो है 2 से अधिक राज्यों में विस्तार है। अच्छा, 2 से अधिक राज्यों में यानी कि यूपी और बिहार, ये याद रखना है, यूपी और बिहार और इसके आसपास के कुछ क्षेत्रों में इसका विस्तार मिलता है। और सी में दिया है कि यहाँ प्रति वर्ष जो है 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। और 100 सेंटीमीटर, तो ये भी कथन क्या है, ये सही है यानी कि विशेषता के अंतर्गत। अच्छा, ये आता है आपका 50 सेंटीमीटर से लेकर के 150 सेंटीमीटर के बीच में, तो ये इससे भी क्या होगा, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। अब यहाँ से करें उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो देखिए ये पूछा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि कृषि, मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है, ये पूछा था। ठीक है, तो इसमें से कोई नहीं होगा, तो ई विकल्प इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि जीटी त्रिवार्था जो है, जीटी त्रिवार्था के अनुसार भारत में ए एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। ए में दिया है मेघालय के पठार, बी में दिया है पश्चिमी तट और सी में दिया है कोरोमंडलीय क्षेत्र और डी में दिया उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ए विकल्प क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। यानी कि जीटी त्रिवार्था के अनुसार भारत में जो है ए एम, याद रखना है, भारत में ए एम प्रकार की जलवायु जो है मेघालय का पठार है। अगला प्रश्न है कि ग्रीष्म के अंत में जो है पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में से एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है। ए में दिया है मैंग्रो शावर्स, बी में दिया है ब्लोसस शावर्स और सी में दिया है आपका नार्वेस्टर्स और डी में दिया उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मैंगो जो है शावर्स हो जाएगा, यानी कि ए विकल्प सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, भारत देश की जो है अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो किसके साथ है, पाकिस्तान के साथ है या नेपाल के साथ है या बांग्लादेश के साथ है या उपरोक्त में से एक से अधिक के साथ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी विकल्प। अगर ये पूछा जाता है कितना ये सीमा साझा करता है, तो 4096.6 किलोमीटर जो है ये सीमा साझा करता है। अच्छा, पाकिस्तान के साथ ये कितना सीमा साझा करता है, तो पाकिस्तान के साथ ये सीमा साझा करता है, याद रखिएगा, 3323 वर्ग किलोमीटर में ये सीमा साझा करता है। ठीक है, और नेपाल के साथ कितना सीमा साझा करता है, 1751 किलोमीटर। ठीक है, 1751 किलोमीटर ये सीमा साझा करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि आपके कितने जो है स्थलीय पड़ोसी देश हैं और कितने समुद्रीय पड़ोसी देश है और इनकी सीमा कितना है, ये आपको याद रखना है। एक चार्ट पेपर बना के याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि गंगा के उत्तरी मैदान की जो है दक्षिणी सीमा रेखा का निर्धारण करती है, तो कौन करती है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यमुना नदी करती है। कौन करती है, यमुना नदी करती है। चुंबकीय घाटी स्थित है, चुंबकीय घाटी स्थित है, ये हो जाएगा आपका सिक्किम और तिब्बत के मध्य स्थित है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया था। वेदों की ओर लौटो, ए में दिया है राजा राम मोहन राय, बी में दिया है केशव चंद्र सेन, सी में दिया ईश्वर चंद्र और डी में दिया है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इनमें से किस महिला समाज सुधारक को जो है पंडित कहा जाता था, तो किसको। ए में दिया है गंगाबाई, बी में दिया है रामाबाई, सी में दिया है एनी बेसेंट, डी में दिया आपका सिस्टर सुब्बा लक्ष्मी। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी जो है रमाबाई को पंडित कहा जाता था, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि मराठा और केसरी समाचार पत्र किसने जो है प्रारंभ किया था। मराठा, ये नाम याद रखिएगा, मराठा और केसरी समाचार पत्र जो है किसने प्रारंभ किया था। ए में दिया है चित्तरंजन दास, बी में दिया है बाल गंगाधर तिलक, सी में दिया है लाला लाजपत राय और डी में दिया है गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक, बी विकल्प इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है। वंदे मातरम जो है ये किस पुस्तक से लिया गया है, तो याद रखना है। ए में दिया है आपका आनंद मठ, बी में दिया है गीतांजलि, सी में दिया है भारत भारती और डी में दिया है कामयानी। इसका सही आंसर ए हो जाएगा आनंद मठ। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी, ये आपको याद रखना है। कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी। इन्होंने कब इसकी रचना की थी, ये भी पूछा जा सकता है। तो इन्होंने जो है 1882 ईस्वी में इसकी रचना की थी और ये जो है वंदे मातरम यह भारत का क्या है, राष्ट्रीय गीत है, ये आपको याद रखना है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो वंदे मातरम है। तो ये तीन चीज़ें जो है आपको याद रखना है। सत्यार्थ प्रकाश जो है, सत्यार्थ प्रकाश किससे संबंधित है। ए में दिया है आर्य समाज, बी में दिया है ब्रह्म
समाज, सी में दिया है प्रार्थना समाज, डी में दिया है रामकृष्ण मिशन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आर्य समाज। क्या हो जाएगा? ई विकल्प हो जाएगा आर्य समाज। आर्य समाज जो है यह जो है सत्यार्थ प्रकाश से संबंधित है, यानी कि सत्यार्थ प्रकाश ये क्या है? एक पब्लिशर्ड है और ये आर्य समाज के द्वारा लिखा गया। अच्छा, इसकी स्थापना या फिर कह सके सत्यार्थ प्रकाश की जो है रचना किसने की थी? तो महर्षि दयानंद सरस्वती, याद रखिएगा, महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसकी रचना की थी। ये आपको याद रखना है। ये कब रचना की गई थी? तो ये रचना किया गया था 1875 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किस महीने में जो है पीर अली ने, यहाँ घटना नहीं होगा, यहाँ होगा आपका पटना, ठीक ना, पटना में अंग्रेजों के खिलाफ जो है विद्रोह शुरू किया था। तो जुलाई 1857, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि बिहार में जो है 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के जो है अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया था? ई में दिया है आपका जगलाल चौधरी, बी में दिया आपका कुंवर सिंह, सी में दिया सुरेंद्र शाही और डी में दिया है उज्जवल शाही। इसका सही आंसर हो जाएगा बी कुंवर सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का जो है कमिश्नर कौन था? तो पटना डिवीजन के कमिश्नर ए में दिया है आपका विलियम टेलर, सी में दिया है, बी में दिया आपका ब्रिगेडियर डगलस और सी में दिया है एच.सी. वेक और डी में दिया है कैप्टन आर.पी. हैरिसन। इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम टेलर। इसका सही आंसर होगा ए विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है कि मुगल प्रशासन में जो है मुहतसिब, याद रखना है इस शब्द को, मुहतसिब जो है था तो क्या था? तो अच्छा, किस समय पूछा जा रहा है? मुगल प्रशासन के समय में मुहतसिब शब्द को पूछा जा रहा है। सेना अधिकारी या फिर विदेश विभाग का मुख्य या लोक आचरण अधिकारी या पत्र व्यवहार विभाग के अधिकारी? इसका सही आंसर हो जाएगा लोक आचरण अधिकारी। लोक आचरण अधिकारी को जो है मुगल प्रशासन में जो है मुहतसिब कहा जाता था। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका चित्रांकन मीर सैयद अली के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फर्रुखसियर ने, यानी कि फर्रुखसियर ने जो है मुगल बादशाह जो था, ठीक ना, अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान जारी किया था। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सल्तनत काल के जो है सिक्के टंका और ससगनी जो है एवं जीतल किन धातुओं के बने होते हैं? ए में दिया है चांदी तांबा, बी में दिया है सोना चांदी तांबा, सी में दिया है चांदी जस्ता तांबा और डी में दिया है सोना जस्ता तांबा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चांदी तांबा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सल्तनत काल के सिक्के जो है टंका, ससगनी एवं जीतल, यह जो है चांदी और तांबे धातु के बने होते हैं। अगला प्रश्न है कि अपने सद्गुणों के बावजूद रजिया सफल नहीं हुई, क्यों की? अभी क्यों सफल नहीं हुई? तो इसका सही आंसर यह हो जाएगा कि उच्च वर्ग को स्त्री शासन नापसंद था, इसीलिए सफल नहीं हो पाई थी। अगला प्रश्न है कि वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के जो है सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बलबन। कौन हो जाएगा? बलबन। सी विकल्प क्या होगा? सही होगा, यानी कि बलबन वह प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन के सिद्धांत को जो है राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है कि प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको पराजित किया था? तो पृथ्वीराज चौहान जो है मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो याद रखना है ऋग्वेद जो है प्राचीनतम वेद है। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में जो है यज्ञ हेतु कितने प्रकार के पुरोहितों, यानी कि जो ऋत्विज होते हैं, उनका वर्णन किया गया है? तो ये 7 प्रकार के जो है पुरोहितों का वर्णन किया गया है, ये याद रखना है। अगला प्रश्न है कि वेद कितने प्रकार के हैं? तो वेद 4 प्रकार के हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जो है जुते हुए खेतों के निशान या फिर साक्ष्य मिलते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कालीबंगा में मिलते हैं जुते हुए खेतों के साक्ष्य। और अगला प्रश्न है कि IIT खड़गपुर के जो है अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक 9 के बराबर वर्षा का जो है होना सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण
रहा है। 9 के बराबर वर्षा का होना, तो याद रखिएगा डी विकल्प 900 वर्षों तक। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न कह रहा है क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो है सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पक्की ईंट से बनी इमारत, पक्की ईंट से बनी इमारत। तो इस तरह से जो है हम लोग का यह प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है और हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस सेट